नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम लोग कक्षा 11 की केमिस्ट्री का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। मतलब यूनिट नंबर 5 है, लेसन नंबर 5 है और दोस्तों इसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर और इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्या होती है स्टेट्स ऑफ मैटर? दोस्तों बात तो उड़ा के आई है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पढ़ना है, लेकिन मैटर क्या होता है इसके बारे में आप कभी सोचे हैं? मतलब लेसन भी कह रहा है कि द्रव्य की अवस्थाएं, मतलब द्रव्य की अवस्थाएं आपको पढ़ना है, लेकिन पहले ये नहीं बता रहा है कि द्रव्य और द्रव्य की अवस्था। अरे भाई पहले मैटर तो आपको जानना पड़ेगा ना। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मटेरियल, सबस्टेंस, क्या होता है ये सब? ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए करते क्या है। मतलब सबसे पहले हम लोग मैटर को देखते हैं। मैटर मतलब क्या होता है? जैसे देखिए द्रव्य कोई भी चीज हो सकती है। जैसे देखिए द्रव्य को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं क्या मटेरियल है या मटेरियल कितना रहेगा। ठीक है, मतलब मटेरियल कहते हैं, मैटर कह सकते हैं या सबस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, सबस्टेंस कह सकते हैं या फिर उसको देखिए क्या कहते हैं। अब देखिए इसको पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, पदार्थ, द्रव्य, चीज, वस्तु, ठीक है, पिंड, कुछ भी कहें, यही सब क्या है? मैटर है। अब आप सोचेंगे ये मैटर भाई क्या है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे? भाई ये भी द्रव्य है और ये सब भी द्रव्य हैं, ये सब भी वस्तुएं हैं, चीज हैं, पिंड है। फिजिक्स में उसको पिंड कहते हैं, वस्तु कहते हैं माना कोई पिंड। अरे भाई क्या है पिंड? पिंड मतलब कोई भी पदार्थ है या द्रव्यमान है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान है या फिर कोई पदार्थ है या वस्तु है या चीज है या द्रव्य है या पदार्थ है। देखिए केमिस्ट्री सबसे पहले किसको कहते थे? केमिस्ट्री हम उसी को कहते थे जिसमें किसी भी पदार्थ की संरचना और संगठन का अध्ययन करते थे। मतलब किसी भी मैटर का अंदर का सब कुछ अध्ययन करना है, मतलब उसके पदार्थ की संगठन की बात करना है और संरचना की बात करना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सीधे मैटर को पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि द्रव्य क्या होता है। आते हैं परिभाषा पर। सबसे पहले आपको परिभाषा बताते हैं। परिभाषा आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है द्रव्य, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज आपके आसपास या दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो स्थान गिरे और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैटर या मटेरियल या सबस्टेंस या पदार्थ या पिंड या चीज या वस्तु या कुछ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जो चीज यहाँ पर है उसी को कहिएगा, कुछ भी मत कहिएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अब देखिए बात ये होती है कि ये द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है। द्रव्य को कितने भागों में बांटेंगे या कितनी अवस्थाएं होती हैं, वही चीजें हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस आधार पर? देखिए सबसे पहले अगर इस मैटर को हम बांटेंगे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो कि हम पहले पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबको मालूम है दोस्तों, सबको मालूम है। लेकिन क्या होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक है, देखिए द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य दूसरा होता है, द्रव दूसरा होता है। ठीक है, ये द्रव को लिक्विड कहते हैं। ठीक है, और ये द्रव्य क्या होती है? द्रव्य मतलब तीनों को द्रव्य कहेंगे, तीनों को द्रव्य कहेंगे। लेकिन द्रव मतलब होता है केवल लिक्विड। आप बात समझ रहे होंगे। मतलब कक्षा 5 वाला भी बच्चा यही पढ़ता है कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं एक और अवस्था होती है, प्लाज्मा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो प्लाज्मा होती है। एक अवस्था का नाम और बताऊंगा, बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है, आपको याद रखना है, बोस-आइंस्टीन। ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था का क्या नाम है? बोस-आइंस्टीन है। ठीक है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हो गई हैं? 5 अवस्थाएं हो गई हैं। लेकिन पहले कितनी या मूल रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए कॉमन सी जानकारी, सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, प्लाज्मा किसे कहेंगे, बोस-आइंस्टीन किसे कहेंगे। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन के बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है, मतलब खोजा गया है लेकिन उतना बताया नहीं गया है दोस्तों। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में आप डिटेल से जानते हैं, लेकिन क्या ये सॉलिड और भी प्रकार का होता है? तो देखिए सॉलिड भी बहुत प्रकार का होता है। जैसे देखिए सॉलिड सबसे पहले 2 प्रकार का होगा। एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़े लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। कक्षा 12 वाले बच्चे इस तरह पढ़ते हैं और कक्षा 12 में एक लेसन भी है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो उस सॉलिड स्टेट को आप नहीं पढ़ पाएंगे जब तक ये पूरी कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे, पूरी जानकारी नहीं रहेगी आपके पास। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है क्या? ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्या होता है दोस्तों? ये देखिए ये होता है अक्रिस्टलीय ठोस और ये होता है क्रिस्टलीय ठोस। कहीं कहीं होता है सेमी सॉलिड भी, कहीं कहीं होता है सेमी सॉलिड। अब देखिए ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? जैसे देखिए मेटल की रॉड अगर कोई आपके पास है, मेटल है या स्टील है या एल्यूमिनियम है या कॉपर है, तो ये आपको क्या होती है? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए मार्कर है ना,
तो ये एकदम क्रिस्टलाइन कब होगा, जब हम इस पे किसी भी तरह का फोर्स लगाएं और ये अपनी जैसे इस अवस्था में है, जैसे इस अवस्था मतलब अभी की अवस्था में जैसे है, फोर्स लगाने के बाद भी ऐसे ही बना रहे, तब हम इसे कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे दबाएं और ये दब जाए, जैसे मार्कर को अगर हम आसानी से दबाएं, दब जाए, इधर से दब जाए, उधर से दब जाए, कहीं से दब जाए, तब ये क्रिस्टलाइन नहीं होगी, तब हम क्या बोलेंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे अगर पूछा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, क्रिस्टली ठोस का उदाहरण क्या है, तो हम कहेंगे धातु का टुकड़ा, सोना, चांदी, स्टील, इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, ठीक है, लोहा, ये सभी क्या है, क्रिस्टली ठोस है। लेकिन अगर कहा जाए एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई उदाहरण बताइए, तो गुब्बारा। गुब्बारा को आप कहीं से दबाएंगे दब जाएगा, दब जाएगा तो क्या हुआ, उस पर फोर्स अप्लाई किया और वो उसका आकार बिगड़ गया, विरूपण हो गया आकार में, आकृति बिगड़ गई, तब हम उसे क्या कहेंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आलू, आलू ले लीजिए, आलू को दबा दीजिए, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, मतलब उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, विरूपित हो जाएगी। देखिए विरूपित क्या होता है, जब रूप बिगड़ जाए तो उसे कहते हैं विरूपण। ठीक है, आकृति बिगड़ जाए तो उसे कहते हैं विकृति, मतलब किसी भी चीज की आकृति में जो मतलब कि बिगड़ जाती है अगर किसी भी चीज की आकृति, तो हम उसे कहते हैं विकृति हो गई। क्या हो गई, विकृति हो गई। अगर किसी का रूप या आकार बदल जाए तो हम उसे कहते हैं विरूपण हो गया। क्या हो गया, विरूपण हो गया। मतलब जब किसी पदार्थ पर आप बल लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे और उसकी आकृति में विकृति हो जाए, उसका रूप क्या हो जाए, विरूपित हो जाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, जैसे आलू ले लीजिए, गुब्बारा ले लीजिए, या मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी मतलब मिट्टी का भी आकार बिगड़ जाता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, घी ले लीजिए, घी को सेमी सॉलिड कहा जाता है, सेमी सॉलिड कहा जाता है क्योंकि ये कभी कभी जम जाता है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है ये जम जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा और द्रव बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं क्या, सेमी सॉलिड भी कहते हैं। जैसे बिट्यूमिन ले लीजिए, बिट्यूमिन मतलब होता है चोआ। गांव में सड़क बनती है ना, शहरों में भी सड़क बनती है, तो बिट्यूमिन मिलाया जाता है। मतलब बिट्यूमिन सबसे पहले छिड़का जाएगा, उसके बाद क्या होता है, गिट्टी लेके रोलर चला दिया जाता है, और गिट्टी क्या करती है, इस चोए में धंस के दब जाती है और प्लेन हो जाती है और सड़क बन जाती है। ठीक है, तो बिट्यूमिन क्या होता है, चोआ। आप देखते हैं ठंडी में चोआ जम जाता है, ठोस हो जाता है, और उसको टेम्परेचर से जब टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो पिघल जाता है, द्रव हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस कहते हैं। तो ठोस कितने प्रकार हो गया, 3 तरह का हो गया, एक क्रिस्टली ठोस, एक अक्रिस्टली ठोस, और तीसरा हो गया अर्ध ठोस, मतलब सेमी सॉलिड हो गया। दोस्तों याद रखिएगा ये चीजें। ठीक है, चलिए अब देखिए, सॉलिड की भी कुछ विशेषता होती है, लिक्विड की भी कुछ विशेषता होती है, गैस की भी कुछ विशेषता होती है, लेकिन थोड़ी सी चीज मैं आपको बताऊंगा। क्या स्टेट कन्वर्टिंग भी होता है, मतलब एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदलती भी है? तो हाँ, बदलती है। इसे कहते हैं स्टेट कन्वर्जन। क्या कहते हैं, स्टेट कन्वर्जन, मतलब अवस्था का बदलना। मतलब जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, तब जो भी होता है उसे हम कहते हैं स्टेट कन्वर्जन। मतलब कि जैसे देखिए गलनांक क्या है, यह एक अवस्था परिवर्तन है। ठीक है, गलनांक, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज सॉलिड से किस में बदल जाएगी, लिक्विड में। मतलब जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, उस प्रक्रिया क्या कहेंगे, गलना कहेंगे। लेकिन जिस तापमान पर वो गलता है उसे हम कहते हैं गलनांक। याद रखिएगा, जब अंक जुड़ जाए, गलना और अंक, गलना ये अवस्था परिवर्तन है। गलना, जैसे मान लीजिए ये क्या है, बर्फ जमी है, बर्फ इस तरह जमी है, अगर इसको हम थोड़ा सा गर्म करें तो ये पिघलने लगेगी। मतलब पहले क्या थी, बर्फ थी, मतलब ठोस थी, और अब जब पिघलने लगी तो द्रव बनने लगा। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, अवस्था परिवर्तन। और इस अवस्था परिवर्तन का स्पेशल नाम क्या होगा, गलना, मेल्टिंग। और जिस तापमान पर ये गलेगा, जिस तापमान पर ये गलना शुरू होगा, उसे हम कहेंगे गलनांक। ठीक है, याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है क्वथनांक। मतलब कब कहेंगे क्वथनांक, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से किस में बदल जाएगा, बॉयल होने लगेगा। मतलब द्रव अवस्था में रहेगा लेकिन वो बॉयल होने लगेगा, तब हम उसे कहेंगे क्या, क्वथन होना, उबलना। और जिस तापमान पर वो बदलेगा उसे हम कहेंगे क्वथनांक। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूँ, साधारण जल और भारी जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्वथनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है, र्यूमर में भी, सॉरी केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेंटीग्रेड में मैं आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, पहले क्या रहेगा, द्रव रहेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, तब हम उसे कहते हैं हिम होना। और जिस तापमान पर वो होता है उसे हम कहते हैं हिमांक। आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, हिमांक, गलनांक, और फिर आगे भी है, आगे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सबसे इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन, और ऊर्ध्वपातनांक भी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है। मतलब जब कोई पदार्थ
पहले ठोस अवस्था में हो, बाद में वो क्या करे कि गैस बनकर उड़ने लगे, तो हम उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और जिस तापमान पर ये क्रिया होती है उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातनांक, सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट, ठीक है, सब्लिमेशन पॉइंट। और जो पदार्थ सब्लिमेट होता है, ऊर्ध्वपातन होता है जिसमें, उसे हम कहते हैं सब्लिमेट, ठीक है। आगे देखिए, वाष्पन होता है, वाष्पन होता है, फिर उसके बाद संघनन होता है, ठीक है। ये सभी क्या हैं? अवस्था परिवर्तन है। मतलब एक पदार्थ अपनी एक अवस्था से किसी दूसरे अवस्था में बदलता है, तब हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेट कन्वर्जन, मतलब अवस्था परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे लिक्विड की। देखिए, द्रव कहते हैं इसे। द्रवों में दो गुण होता है जो आप पहले तो बहुत गुण जानते होंगे, लेकिन आपके क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको दो गुण यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। एक होता है विस्कोसिटी, श्यानता आप सुने होंगे, दूसरा होता है पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव और विस्कोसिटी मतलब श्यानता, दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको लिक्विड में पढ़ना है। देखिए, श्यानता क्या होती है? जैसे शहद आप देखे होंगे, पानी देखे होंगे, दूध देखे होंगे, मिट्टी का तेल देखे होंगे। अब इन सभी को बहा दीजिए, मतलब नीचे गिरा दीजिए, जो बहुत तेजी से बहेगा, ठीक है, उसकी श्यानता कम होगी, ठीक है, उसकी श्यानता कम होगी। अगर पूछा जाएगा कि जैसे बिट्यूमिन आपके पास है, मतलब चोवा है और शहद है, दोनों को अगर आप बहाएंगे, गिराएंगे, तो कौन तेजी से बहेगा? अगर शहद रहेगी तो वो थोड़ा तेजी से बहेगी, और जो चोवा होगा वो बहेगा ही नहीं, ठीक है। अगर पिघला हुआ चोवा है तो बहुत तेजी से बहेगा, तब शहद थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब जो बहुत तेजी से बहेगा उसकी श्यानता कम होती है, जो धीरे धीरे बहता है उसकी श्यानता ज्यादा होती है। अब आप समझ लीजिएगा, पानी गिराइए, दूध गिराइए, मिट्टी का तेल, केरोसिन गिराइए, पेट्रोल गिराइए, जो बहुत तेजी से बहेगा उसकी श्यानता कम होगी, जो बहुत धीरे धीरे बहेगा उसकी श्यानता ज्यादा होती है, ठीक है। याद रखिएगा, लिक्विड कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। इनको तरल भी कहते हैं। तरल, तरल पदार्थ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। द्रव पदार्थ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक आदर्श तरल होते हैं या आदर्श द्रव होता है, और दूसरा होता है वास्तविक द्रव। देखिए, जो वास्तविक द्रव होगा उसमें श्यानता होगी, क्या होगी? श्यानता होगी। जो वास्तविक तरल होगा उसमें श्यानता होती है, और उसमें क्या होता है? देखिए, श्यानता एक होती है और दूसरी एक क्वालिटी होती है पृष्ठ तनाव, वो भी होता है। और एक चीज होता है, याद नहीं आ रहा अभी, बाद में बता दूंगा। देखिए, सभी तरलों में जिनमें श्यानता होती है उनको हम कहते हैं वास्तविक तरल, और जिसमें श्यानता न हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आदर्श तरल या आदर्श द्रव, ठीक है। अब देखिए, संपीड्यता भी होती है, संपीड्यता भी होती है। आ गया याद? दूसरा वाला, दूसरी क्वालिटी क्या होती है? एक श्यानता होती है, दूसरी होती है संपीड्यता। इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? जब आप किसी पदार्थ पे बल लगाएं और उसकी आकृति थोड़ी मोड़ी बल के प्रभाव में आके सिकुड़े या फैले, तब उसे कहते हैं संपीड्यता, ठीक है। तो द्रव में दो क्वालिटी होती है, एक संपीड्यता होती है, एक श्यानता होती है, ठीक है। और श्यानता का मान कितना होता है, श्यानता को किसमें नापते हैं, वो भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। बता दे रहा हूं कि द्रव की श्यानता को किसमें नापा जाता है? पॉइज में। अब ये सेंटीपॉइज भी होता है, मिलीपॉइज भी होता है, तो आप सेंटीपॉइज में नाप सकते हैं, मिलीपॉइज में नाप सकते हैं, पॉइज में भी नाप सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, संपीड्यता और श्यानता जिस द्रव में होंगी उसे हम कहेंगे वास्तविक तरल, वास्तविक द्रव, और जिसमें नहीं होगी उसे हम कहेंगे आदर्श तरल या आदर्श द्रव। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी द्रव में संपीड्यता 0 है तो वो कौन सा द्रव होगा, तो आप बोलेंगे क्या? आइडियल फ्लूइड होगा, आइडियल लिक्विड होगा, ठीक है, आदर्श द्रव होगा। देखिए, लिक्विड का दूसरा नाम क्या है? तो लिक्विड का दूसरा नाम है फ्लूइड। फ्लूइड याद रखिएगा, फ्लूइड मतलब होता है तरल या द्रव, लिक्विड का ही स्टैंडर्ड नाम है, ठीक है। अब बारी आती है गैस की। गैस का क्या होता है? देखिए, गैस का आप कहते थे पहले, जब कक्षा 2 में रहते थे, 5 में रहते थे, तो आप कहते थे कि जिस पदार्थ का आयतन और आकृति एक समान नहीं होता, एक निश्चित नहीं होता है, जिस पदार्थ का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता उसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था या गैस कहते हैं, ठीक है। जिस पदार्थ का आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित न हो उसे हम क्या कहेंगे? तरल या द्रव कहेंगे। जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता था उसे क्या कहते थे? ठोस कहते थे। ठोस कितने प्रकार का हो गया? 3 तरह का हो गया। क्रिस्टलाइन, एक क्रिस्टलाइन, और उसके बाद सेमी सॉलिड, ठीक है, 3 तरह का हो गया। लिक्विड कितने तरह का हो गया? 2 तरह का हो गया, आइडियल लिक्विड, आइडियल फ्लूइड, और फिर रियल फ्लूइड, ठीक है। तो इस तरह से 2 हो गए। रियल फ्लूइड में क्या होगा? श्यानता मतलब विस्कोसिटी, और संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, दोनों जिस लिक्विड में होगा उसे हम कहेंगे रियल फ्लूइड,
ठीक है, रियल लिक्विड, और जिसमें नहीं होगा उसे हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड, आइडियल लिक्विड। अब बच गया आपका गैस। गैस में वही है कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, मतलब दोनों बदलते रहते हैं, और इनमें संपीड्यता का सबसे जबरदस्त गुण होता है। मतलब इन तीनों अवस्थाओं में संपीड्यता किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो आप कह सकते हैं गैस में संपीड्यता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गैसों पर जब आप फोर्स लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, तो इनका आकार बदलता रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के जो अणु होते हैं ना, वो सभी अलग अलग दिशाओं में भटकते रहते हैं, हमेशा उड़ते रहते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। ठीक है, इससे इनका आयतन हमेशा ज्यादा होने की कोशिश रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगले आने वाली वीडियो में हम लोग क्या बताएंगे, देखिए बात करेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर होता है, इनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मतलब कि आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप सॉलिड लिक्विड गैस में भेद नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि ये लेसन है द्रव्य की अवस्थाएं, तो इस लेसन में आपको सारी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए जरूरी नहीं कि सारी चीजें एग्जाम में आए, आपको अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए भी ये जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या अंतर होता है, इनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, और इन सभी का कंपोजिशन कैसे होता है, कैसे सॉलिड बनता है, कैसे लिक्विड बनता है, कैसे गैस बनती है, इन सभी चीज़ों की संगठन कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, सारी चीज़ों को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैसीय स्टेट, मतलब गैसियस स्टेट, और गैसियस स्टेट में आएगा बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, आदर्श गैस समीकरण आएगा, फिर उसके बाद डाल्टन का नियम आएगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम आएगा, फिर आएगा ग्राहम का विसरण नियम। तो उन सारे नियमों को हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे की वीडियो में। दोस्तों लेसन बहुत ही जोरदार है, लेकिन आप अगर मन से देखेंगे वीडियो को ना, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, वैसे तो मेरी लैंग्वेज पता नहीं कैसी लगती है आपको, समझ में आती कि नहीं आती, आप लोग कमेंट करके भी नहीं बताते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सारी वीडियो देखेंगे। ठीक है, और आपको अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछेंगे भी। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, बेहतर आपका दिन शुभ हो।